we are starting with the adjustments of final account. अभी adjustment of final account होता क्या है? See, final account means what? और उसमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं वो हम लोग ने देख लिया. कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, as well as what? Normally balance sheet. Partners come current account if it is a necessary. Otherwise there is no need to prepare a partner current account. ये समझ में आप लोग? Okay. अब नेक्स्ट अगर पॉइंट हम लोग देखना चाहते हैं तो एडजस्टमेंट्स होता क्या है. सबसे पहले ये देखो कि जब फाइनल अकाउंट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उसका फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन किस तरह से रहेगा. फाइनल अकाउंट का जो भी क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में वी आर हैविंग अ ट्रायल बैलेंस. क्या दिया रहेगा आपको? ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा. ये समझ में आप और ओके. ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है वो जर्नल फॉर्मेट भी हो सकता है या फिर लेजर फॉर्मेट भी हो सकता है. लाइक दिस इज अ पर्टिकुलर, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्या रहेगा? क्रेडिट. ठीक है. और उसके बाद यहाँ पे दिए रहते हैं एडजस्टमेंट्स. तो ये ट्रायल बैलेंस है ना, उसके इफेक्ट मैंने आपको बता दिया. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा, पीएल में क्या होगा, बैलेंस शीट में क्या होगा, वो सब कुछ ट्रायल बैलेंस से जाएगा. अब हम लोग देख रहे हैं एडजस्टमेंट. ईच एंड एडजस्टमेंट में यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए रहेंगे और उसके इफेक्ट्स हम लोगों को देखना है. तो नॉर्मली ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट हैविंग मिनिमम 2 इफेक्ट. मिनिमम कितने इफेक्ट होते हैं? उसको कंपलसरी 2 इफेक्ट होते ही है हर एक एडजस्टमेंट को. 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम कितने इफेक्ट होते हैं? ओनली 2 इफेक्ट. और जो ट्रायल बैलेंस में जो पॉइंट्स दिए रहेंगे ना, वो कितना टाइम लिखा जाता है? ओनली 1 टाइम. तो ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम्स है हैविंग ओनली 1 इफेक्ट, वो एक ही जगह पे लिखा जाता है, कहीं भी जाएगा. बट एडजस्टमेंट से कितने इफेक्ट होते हैं बोलो? 2 इफेक्ट्स. मिनिमम 2 इफेक्ट्स आते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा रहेगा क्लोजिंग स्टॉक ₹5,000. इस तरह से आपको एडजस्टमेंट दिए रहेंगे. ठीक है. तो पहला वाला एडजस्टमेंट है आपका क्लोजिंग स्टॉक. अभी क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग आपको पता है, जो स्टॉक ईयर के एंड में बचा. एडजस्टमेंट्स आपको बाहर ही करना है. क्लोजिंग स्टॉक का जो फर्स्ट इफेक्ट होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट के विच साइड? क्रेडिट साइड. कहां पे होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड. एंड इसका सेकंड इफेक्ट, अभी देखो क्लोजिंग स्टॉक ऐसा स्टॉक है ना जो स्टॉक हमारे बिजनेस में ईयर के एंडिंग में रिमेनिंग स्टॉक है. तो रिमेनिंग अगर स्टॉक है इसका मतलब वो एसेट्स है, बराबर ना. इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा बैलेंस शीट के बीच साइड एसेट्स. समझ में? तो हम लोगों को याद ही करना है कि क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट. पहला वाला इफेक्ट कहां जाता है? फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट इज व्हाट? बैलेंस शीट एसेट्स साइड. आप इसके बाद जब भी आप फाइनल अकाउंट सॉल्व करेंगे इन एनी ईयर या तो इन प्रैक्टिकल लाइफ कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हो और क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट फिक्स्ड रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. तो इसको आपको याद ही करना है. जैसे कि 2 का टेबल फिक्स्ड होता है ना, चेंज होता है क्या? अभी हर ईयर में जाने पर 2 का टेबल चेंज होता है क्या? नहीं. वैसे आज जो एडजस्टमेंट आप सीखेंगे, मतलब जितने भी फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट है, ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट के इफेक्ट कंफर्म है, फिक्स्ड है. तो वी हैव टू बाहर इसको आपको याद ही करना है. ओके, समझा पहला वाला एडजस्टमेंट. सेकंड एडजस्टमेंट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. क्या बताया मैंने? ओके, सबसे पहले मुझे बता आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है? कोई बता सकता है? आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, बराबर ना. आउटस्टैंडिंग मतलब बैलेंस बाकी है. इसमें क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कुछ एक्सपेंसेस पेड करने बाकी है. यहाँ तक तो क्लियर हो गया. ठीक है. अभी एक्सपेंसेस मतलब कहाँ जा सकता है? ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज व्हिच अकाउंट? पीएनएल अकाउंट. उनमें से कहीं पे भी. अच्छा, एक्सपेंसेस है तो डेबिट की क्रेडिट? डेबिट. तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पे. एंड आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज ऐड. आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? ऐड होता है. तो इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे. मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड हो गए कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में या तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, डिपेंड्स अपॉन दैट एक्सपेंस. फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग वेजेस देखे. क्या दिया? आउटस्टैंडिंग वेजेस. वेजेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है ना. बट तो आउटस्टैंडिंग वेजेस में जाके ऐड होगा. आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया रहेगा तो सैलरी में ऐड होगा. आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस दिया रहेगा तो इंश्योरेंस में ऐड होगा. बट आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज ऐड. यहाँ तक समझ में आया? तो जब भी आउटस्टैंडिंग आया तो जो एक्सपेंसेस है उसमें जाके ऐड कर दो. वो ट्रेडिंग में भी हो सकता है या तो पीएनएल में हो सकता है. अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग हम लोगों ने क्या देखा? बाकी है मतलब देना बाकी है. हाँ या ना? अगर एक्सपेंसेस को पेड करना बाकी है तो एसेट्स की लायबिलिटी देना बाकी है ना. तो दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा? बैलेंस शीट के बीच साइड लायबिलिटी. डन? समझा कि नहीं? थर्ड. अब आता है आउटस्टैंडिंग और अब क्या आता है? आउटस्टैंडिंग इनकम आता है. आउटस्टैंडिंग इनकम में क्या क्या होता है? अभी सेम आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज व्हाट? ऐड. हमेशा आउटस्टैंडिंग ऐड ही होता है. अच्छा, अभी इनकम है. ओके, तो नॉर्मली ये ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट में जाता है. क्लियर? इनकम में मतलब कहाँ पे? डेबिट की क्रेडिट. तो ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट. तो आउटस्टैंडिंग इनकम्स हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे.
कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट या तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में, जो इनकम है उसमें। देन एनी डाउट इन दिस? तो बस आपको याद क्या रखना है, आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एड, बराबर है। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, मतलब एक्सपेंसेस पेड करना बाकी है, इसलिए वो लायबिलिटी। बट आउटस्टैंडिंग इनकम है, मतलब इनकम मिलना बाकी है। अभी इनकम मिलना बाकी है, तो एसेट्स की लायबिलिटी एसेट्स। एसेट्स मतलब पैसा मिलना बाकी है, तो क्या बन जाएगा? एसेट बनेगा ना, मिलने वाला है हम लोगों को, तो ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट्स। एंड नो डाउट, समझा अच्छी तरह से? ओके। फिर आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, मतलब लाइक फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल, उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन मींस व्हाट? पहले डेप्रिसिएशन का मीनिंग बोलो, क्या होता है डेप्रिसिएशन? जब भी आप लोग कोई नया एसेट्स परचेस करते हो और उसको यूज करते हो, तो कंटिन्यूअसली हमारे एसेट्स का वैल्यू क्या होता है? रिड्यूस होता है। तो जब एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस होता है, तो उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब प्रॉपर्टी की लॉस है, फिर लॉस है। तो लॉस है तो डेबिट में जाना चाहिए कि क्रेडिट में? डेबिट। लॉजिक समझ रहे हो? साइमा समझो मैंने क्या बोला? डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन मींस continuous and gradual reduction in the value of your fixed assets. Which assets? Fixed assets. अभी fixed assets में क्या क्या आता है? जैसे कि ये बेंचेस है, ये बेंचेस मेरा फर्नीचर है ना? फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट्स है। फर्नीचर, मोटर कार, व्हीकल, कंप्यूटर, मशीनरी, प्लांट, ये जो सारे एसेट्स है, जब आप इसको यूज करते हो तो उसका वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है? रिड्यूस होता है, और इसी को क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन। समझा? तो एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, मतलब लॉसेस है, और लॉसेस कहाँ जाएंगे फिर? पीएनएल अकाउंट के। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट के डेबिट। अभी फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है बताओ? कम हो रहा है ना, तो प्लस के माइनस, माइनस। तो दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट के फिक्स्ड एसेट्स में से क्या होगा? इसका माइनस। डन? समझ में आया? नेक्स्ट, फिफ्थ वन, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मीनिंग बोलो। प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस, जो एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पेड करके रखते हो उसको क्या बोला जाता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी सोचो, आपने एडवांस में पेड किया मतलब क्या? नॉर्मली 1 ईयर कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स। 1 ईयर कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स का। सही है ना? एक साल में 12 महीने होते हैं। किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या इसमें? नहीं ना? पक्का? 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो आप लोगों को एक्सपेंसेस कितने मंथ का पेड करना है नॉर्मली? सम टाइम हम लोग 12 महीने से ज्यादा पीरियड के एक्सपेंस पेड करके रखते हैं, जैसे कि 13 मंथ, 14 मंथ, तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रीपेड। दैट इज द एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। तो प्रीपेड इज ऑलवेज लेस। प्रीपेड हमेशा क्या होता है? लेस। जितना आपने एडवांस में पेड करके रखा है ना, वो क्या करेंगे हम लोग? इसको माइनस करेंगे। ये पॉइंट समझ में आ? अच्छा ठीक है। कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट या तो पीएनएल अकाउंट। सही है। अब ये क्या एक्सपेंस की इनकम है, तो कहाँ जाएगा? तो सिंपल है, ट्रेडिंग अकाउंट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में से माइनस, जो एक्सपेंस है उसमें से माइनस। देन अच्छा, अभी प्रीपेड का मतलब क्या बोला था? आपने एक्सपेंस एडवांस में पेड करके रखा है। लायबिलिटी का मतलब देने का है, बट ये तो पेड कर दिया है, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट्स। समझा? राइट? तो जब भी आपके एडजस्टमेंट में प्रीपेड एक्सपेंसेस आया, तो इसका पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स है। कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन क्या है, इफेक्ट कैसे लिखना है, सब मैं बताऊंगी, आपको बस इतना याद है। डन? समझा? उसके बाद आता है 6th वन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसी को बोलते हैं प्री रिसीव्ड इनकम। क्या बोला जाता है इसको? प्री रिसीव्ड इनकम। जैसे एक्सपेंसेस को एडवांस में पे किया, वैसे इनकम एडवांस में मिली। अभी एडवांस में पैसा मिला तो एडवांस ऑलवेज माइनस, तो पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा? प्लस। कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट या तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में से माइनस, जो इनकम एडवांस में मिला उसमें से माइनस। डन? जैसे आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, जैसे प्रीपेड ऑलवेज क्या होता है? प्रीपेड एंड प्री रिसीव्ड हमेशा क्या होता है? लेस होता है। अब ये सोचो, हम लोगों को एडवांस में पैसा मिला, मतलब जो चीज आपको एडवांस में मिल रही है शायद आपको रिटर्न देना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, समूल का एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, स्टूडेंट है, उसने मेरे पास क्लासेस ज्वाइन किए, 11th एंड 12th दोनों ईयर के लिए एक साथ उसने मुझे फीस पेड कर 50,000। ठीक है? अब अगर उसने मुझे 50,000 एक साथ फीस पेड कर दिया, 11th तो उसने कंटिन्यू किया, बट 12th
12th में बिकॉज ऑफ सम रीजंस उसको यहाँ से शिफ्ट करना है, ओके, तो नहीं रहना, तो मुझे उसको 12th का कुछ फीस रिटर्न देना पड़ेगा। तो इनकम तो मुझे एडवांस में मिला था, बट ये मेरा लाइबिलिटी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, इसीलिए जब एडवांस में पैसा मिलता है तो इट विल बी योर लाइबिलिटी, दैट्स व्हाई बैलेंस शीट व्हाट, which side, समझ में आया, yes or no, then okay, तो इनकम रिसीव्ड एडवांस मतलब ही प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम एंड प्री रिसीव्ड है ना, मैंने माइनस करो इनकम में से, और दूसरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा कि नहीं समझा? ओके, अभी इसका नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन व्हाट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ व्हाट, फ्री सैंपल, आया ना, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, देखो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, इसका एक इफेक्ट ऐसे मैंने बोला है, किसी को याद है तो बताओ। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल मतलब गुड्स कम्स इन की गोज आउट, तो गुड्स गोज आउट कहाँ जाता है स्पेसिफिकली, नहीं, कौन सा अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बोला था ना, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स जा रहा है, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, जहां जहां पे गुड्स जा रहा है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो इसका पहला इफेक्ट कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के विच साइड, याद रखना है कंपलसरी, ये पॉइंट समझ में आया। अभी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल मतलब आपने गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये क्यों किया, एडवर्टाइजमेंट के लिए किया, तो अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो इसका दूसरा इफेक्ट आता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, समझा दो इफेक्ट, इसका बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं आता, ट्रेडिंग अकाउंट के विच साइड में, क्रेडिट साइड, एंड पीएनएल अकाउंट के विच साइड में, डेबिट साइड। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा अच्छी तरह से, देन ध्यान दो, गुड्स लॉस बाय फायर, और वो गुड्स अनइंश्योर्ड गुड्स, पहले इसका मीनिंग समझ लो, गुड्स लॉस बाय फायर मतलब गुड्स क्या हो रहा है, फायर की वजह से लॉस हो रहा है, और वो गुड्स के ऊपर कोई इंश्योरेंस नहीं निकाला, आपको पता है इंश्योर्ड गुड्स या अनइंश्योर्ड गुड्स क्या होता है, अगर गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस निकाल के रखा है, ओके, उसको बोला जाता है इंश्योर्ड गुड्स। अभी इंश्योरेंस क्या होता है ना, इंश्योरेंस पता है इंश्योरेंस क्या होता है, बोलो, किसी को पता है इंश्योरेंस इज व्हाट, ठीक है, ध्यान दो, समझ लो, आपका ये फैक्ट्री है। अच्छा, व्हीकल इंश्योरेंस पता है लोगों को, क्या होता है व्हीकल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस आप अपनी स्कूटी का, बाइक का, कार का इंश्योरेंस निकाल के रखते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी को आगे पर्टिकुलर अमाउंट पेड करते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियम, आया ना, समझो हम लोगों ने पूरे ईयर का प्रीमियम भर के रखा, एज्यूम कर लो 5000, एज्यूम करो 5000 का प्रीमियम फुल ईयर के लिए आपने पेड किया, समझो ये पेड किया 25-26 के लिए, समझो ये व्हीकल इंश्योरेंस है, आपने अपनी गाड़ी के लिए व्हीकल इंश्योरेंस खरीदी किया, 5000 का अमाउंट पेड कर दिया, तो उस ईयर में अगर समझ लो कुछ एक्सीडेंट या तो फायर या तो किसी की वजह से अगर हमारे व्हीकल का कुछ भी नुकसान होता है, डैमेज होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका पैसा देगी, जितना भी आपका डैमेज है उसको बोलते हैं क्लेम, क्या बोला जाता है उसको, क्लेम, बराबर है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो व्हीकल है ना वो इंश्योर्ड है, क्योंकि उसके ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल के रखा, उसको बोलते हैं इंश्योर्ड, राइट। और जिस व्हीकल के ऊपर इंश्योरेंस का पॉलिसी नहीं है और उसका कुछ डैमेज हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ नहीं देगा, आपका नुकसान आपको बेयर करना है, समझ में आ रहा है। भले आपने 5000 का इंश्योरेंस भरा है, पर अगर आपका डैमेज 1 लाख का है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 लाख भी दे सकती है, राइट, इसको बोलते हैं इंश्योर। वैसे ही हम लोग हमारे बिजनेस की जो फैक्ट्रीज है उस फैक्ट्री का भी इंश्योरेंस करके रखते हैं, या तो फैक्ट्री के अंदर गोडाउन के अंदर जो गुड्स है उसका भी इंश्योरेंस करके रखते हैं कि चलो फायर की वजह से अगर फायर हो गया, फायर ब्रेक आउट हुआ, आग लगा, तो उसके वजह से जो लॉसेस हो रहा है उसको रिकवर करना, बराबर है। तो समझ लो हम लोगों ने गुड्स लॉस हो गया हमारा, बट वो गुड्स इंश्योरेंस निकाले नहीं था, उसको क्या बोला जाता है, गुड्स आर अनइंश्योर्ड, कोई पॉलिसी नहीं निकाला, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा देगी क्या रिकवरी के लिए, कुछ नहीं देगी। तो जो भी है गुड्स चला गया पूरा का पूरा, गुड्स जा रहा है मतलब राइट दर्शन कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बीच साइड, क्रेडिट साइड, बोला था ना, when goods goes out is referred to the trading account, credit side। अभी ये गुड्स लॉस बाय फायर है, लॉस हो रहा है मतलब लॉस है, बराबर है। तो इसका दूसरा इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच साइड में, डन, समझा कि नहीं समझा, पक्का, ओके। अभी नेक्स्ट सिचुएशन ये हो सकता है क्या, गुड्स लॉस बाय फायर, या तो थेफ्ट भी हो सकते हैं, चोरी भी हो सकती है, बट वो इंश्योर्ड गुड्स,
इंश्योर्ड गुड्स का मतलब क्या, ऐसे गुड जिसके ऊपर आपने पॉलिसी निकाल के रखा है, अगर कुछ भी लॉसेस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिकवरी का पैसा देगी, नुकसान भरपाई आपको देगी, बराबर है। तो अभी ये गुड्स कौन से गुड्स है बोलो, इंश्योर्ड गुड्स है। बट अगर समझ लो कि गुड्स लॉस में फायर हो रहा है तो चोरी हो गया तो गुड्स इज गोज आउट, तो इसका पहला इफेक्ट व्हाट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, फर्स्ट इफेक्ट समझा। दूसरा आपका लॉस हो रहा है ना, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। अब थोड़ा सिचुएशन समझ लो गुड्स थे 90,000 के जो लॉस बाय फायर थे, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम पेड किया 80,000, क्लेम कितने का दिया, मतलब कंपनी ने नुकसान भरपाई कितना दिया आपको 80 का दिया। अब सोचो एक्चुअल गुड्स गोज आउट हाउ मच 90, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना जाने वाला है 90, हाँ या ना। इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा दे रही है वापस 80, तो जो पैसा मिलने वाला है मेरे लिए, तो प्रॉपर्टी होने वाला है मेरे लिए, मिलने वाला है, अभी तो मिला नहीं है, मिला होता तो इनकम होता था, मिलने वाला है मतलब क्या हो जाएगा बैलेंस शीट के बोलो एसेट साइड, मिलने वाला है ना इंश्योरेंस का पैसा, तो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा जो 80,000 है वो कहाँ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। अब सोचो गुड्स लॉस कितने का हुआ था, उसमें से कितने का रिकवरी हो गया, तो अभी बचा कितना, एक्चुअल लॉस कितने का हुआ 10,000 का एक्चुअल लॉस हुआ, आया ना। तो जो एक्चुअल लॉस है वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, समझ में आया, राइट ओके। तो यहाँ पे दो एडजस्टमेंट्स है, पहला वाला गुड्स लॉस बाय फायर या तो थेफ्ट कुछ भी हो सकता है, जो गुड्स अनइंश्योर्ड है मतलब आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी नहीं देगी, जो गुड्स गया वो पूरा लॉस हो गया, इसके लिए एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और जितना अमाउंट है उसका दूसरा इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। डन, यहाँ तक क्लियर है। सेकंड पॉइंट इज व्हाट कि अगर आपकी गुड्स लॉस बाय फायर है, थेफ्ट है, पर वो इंश्योर्ड गुड्स है जिसके ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पैसा देगी, नुकसान भरपाई देगी, गुड्स लॉस हुआ था उसका अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, जितना इंश्योरेंस का पैसा मिला वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट, और फिर दोनों को माइनस करके जो एक्चुअल लॉस हुआ वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। डन, समझा यहाँ तक, यस और नो, श्योर, इसमें कोई डाउट है क्या, ओके एकदम सिंपल है। क्या लिखा है, अनरिकॉर्डेड परचेस, मतलब क्या, परचेस किया बट अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया, उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड परचेस। तो ठीक है अभी रिकॉर्ड करेंगे, तो इसका पहला इफेक्ट एडिंग परचेस, हाँ या ना, एडिंग परचेस कहाँ पे, परचेस कहाँ होता है बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के बीच साइड, लेफ्ट साइड, परचेस पे जाके ऐड करोगे, पहला इफेक्ट। अभी परचेस किया बट रिकॉर्ड नहीं किया था, तो परचेस के टाइम पे आप कैश पेड करते हो, पैसा पेड करना पड़ता है कि पैसा मिल जाए, सोचो पेड करना पड़ता है, तो एसेट्स की लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ऐड इन क्रेडिटर्स, और समझा मैंने क्या बोला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिटर, देने का है, जिस लोगों को जिस पार्टी को पैसा देना है, when the goods are purchased on the credit basis, then जो भी पार्टी है उसको पैसा देने का बाकी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिटर बोलते हैं, बराबर ना। तो क्लियर है, ये इफेक्ट याद रखोगे, व्हाट, अनरिकॉर्डेड परचेस, एडिंग क्रेडिटर, बस इतना याद रखो, समझ में आया। सेम अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल किया बट रिकॉर्डिंग नहीं किया, तो अभी रिकॉर्ड करेंगे, मतलब क्या करेंगे बोलो, एडिंग सेल, ट्रेडिंग अकाउंट के बीच साइड क्रेडिट साइड, आया ना, ये इसका पहला इफेक्ट। फिर उसका दूसरा इफेक्ट एडिंग डेटर्स, वो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड। डेटर का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग उसको सेल कर रहे हैं उधारी पे, तो सामने वाले पार्टी से पैसा मिलने वाला है, वो पर्सन मतलब कौन होता है, डेटर, तो उनमें जाके ऐड करेंगे। तो अनरिकॉर्डेड सेल हुआ तो एडिंग सेल्स एंड एडिंग डेटर्स। डन, समझा यहाँ। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.